स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल विजय या कहे विक्ट्री। चीनी टीम जीतती है। मुख्य जज द्वारा फैसला सुनाया गया। मुख्य जज की घोषणा के बाद दर्शकों में शामिल चीनी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी साझा की। चीनी टीम को वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में इतने प्रभावशाली परिणाम मिले हुए कई साल हो चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे ग्रैंड फाइनल में पहुंच गए थे। चैंपियन बनने के लिए उन्हें केवल मिस्र की टीम को हराने की जरूरत थी। कई लोग इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जीत आखिरकार उनकी हुई। संभावना थी कि नंदिनी मैच में आशारुया को बाहर करने के बाद लैंडलाइट में आने वाली थी। अब उस पर उसके प्रसिद्ध कबीले का दबाव नहीं होगा। आखिर शैतान नगरी से जुड़ा कोई व्यक्ति सिर्फ अपने देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए इतनी दूर कैसे जा सकता है। नंदिनी स्पष्ट रूप से निर्दोष थी, लेकिन उसे लोगों के सामने यह साबित करने के लिए एक अवसर की सख्त जरूरत थी। उसने यह भी साबित कर दिया था कि वह अपने हास्यास्पद कबीले पर भरोसे किए बिना भी मजबूत बन सकती है। मुझे याद है कि आपने हाल ही में स्पष्ट किया था कि वह अब आपके कबीले से संबंधित नहीं है। मुझे वास्तव में समझ नहीं आया, ऐसा मनोरंजक निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन है? काउंसिलमैन ने पूछा। अनिकेत के चेहरे पर एक उलझन थी, फिर भी उसे मुस्कुराने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनिकेत ने सिंह कबीले में वापस जाने के बाद उन बेवकूफों को डांटने की कसम खाई थी जिन्होंने यह निर्णय लिया था। शैतान नगरी की घटना काफी हद तक शांत हो गई थी, फिर भी लोगों ने नंदिनी को चुनने और उसे कबीले से बाहर निकालने पर जोर दिया। वह प्रतिभाशाली थी, उसने देश के लिए एक महत्वपूर्ण मैच जीता था और उसे एक सारी महिमा प्राप्त हुई। सिंह कबीले का इससे कोई लेना देना नहीं था। हर गुट अपने प्रतिनिधियों में बहुत सारे संसाधनों का निवेश करने के लिए तैयार था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका नाम फैल सके। पर्याप्त प्रतिष्ठा के साथ अधिक मैजिशियन उनके गुटों में शामिल होने में रुचि लेंगे, जिससे उन्हें लगातार बढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी टीम ने जो महिमा अर्जित की थी वह साधारण नहीं थी। वे ग्रैंड फाइनल में पहुंच चुके थे, जिसका अर्थ है कि वे अभी भी सेकंड लेवल पर आएंगे, भले ही वे अंतिम मैच हार जाए। यह चीन के लिए बहुत मायने रखता था और अगर नंदिनी अभी भी सिंह कबीले की सदस्य होती तो अनिकेत आसानी से सिंह कबीले को गुटों के बीच सबसे मजबूत शक्ति बनाने का अवसर पा सकता था। शिवांगी भी बहुत बुरी नहीं थी, बस वो थोड़ी ज्यादा मूर्ख थी। समूह में से किसी ने कहा, जिसने अनिकेत के दिल में चाकू की तरह वार किया। अनिकेत सतह पर शांत लग रहे थे, फिर भी उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। यह अनिकेत नहीं था जिसने नंदिनी को कबीले से निष्कासित करने का फैसला किया था। अनिकेत नेता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर चीज का प्रभारी था। वह केवल इतना जानता था कि कबीले ने नंदिनी की कल्टीवेशन को अपंग करने के लिए अनुशासनात्मक मैजिशियनों को भेजा था। आदर्श युद्ध के मैदान में चला गया और नंदिनी को बाहर निकलने में मदद की। महिला के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान देखकर आदर्श अवाक रह गया। उसने बहुत मेहनत की थी, ठंड का दर्द सह रही थी, लोगों की ठंड का अनुभव किया था और इस मैच में जीत के लिए लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत कुछ सहा था। आदर्श ने नंदिनी और आशारुया के बीच भीषण लड़ाई को नहीं रोका, क्योंकि वह नंदिनी की भावनाओं को समझता था। हालांकि जब उसने देखा कि वह कितनी कमजोर थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे, तो आदर्श को उसके लिए बेहद दुख हुआ। यह खत्म हो गया है, आपको इसका अब और उपयोग नहीं करना चाहिए, यह अंततः आपको मार डालेगा। आदर्श ने नंदिनी को ठीक से खड़ा होने में मदद की। यह एकमात्र ऐसा समय था जब नंदिनी ने आदर्श को अपने इतने करीब आने से नहीं रोका। उसने उसे गले लगाने दिया। सबसे पहले वह वास्तव में मैच से थक गई थी और दूसरी बात, वह अच्छी तरह से जानती थी कि आदर्श की मदद के बिना उसके पास इतने आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं होता। जब वह उसके कंधे पर झुकी हुई थी तो उसे आराम महसूस हुआ, इस हद तक कि वह सब कुछ भूल गई और बस सो गई। आहन, बेगना, रेणु, समायरा और अन्य लोग दिखाई दिए। वह कैसी है? उन्होंने चिंतित होकर पूछा, यह देखने के बाद कि नंदिनी कितनी कमजोर थी। मुझे भी नहीं पता। आदर्श कोई मरहम लगाने वाला नहीं था। वह नंदिनी को हुए नुकसान के बारे में
अनजान था। हालांकि आशारुया ने जो कहा उससे यह पता चलता है कि अगर नंदिनी अक्सर आइस क्रिस्टल धनुष का इस्तेमाल करती तो वह धीरे धीरे खुद को मार रही होती। अभी के लिए यह ठीक था क्योंकि वह छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई और भी समस्याएं पैदा होती गई। भैरव जी ने नंदिनी की स्थिति का निरीक्षण किया और आह भरते हुए कहा, यह मुझे डर है कि हम वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह आत्मा पर लगी चोट है, जीवन का सोर्स, और ऐसी चीजें जो किसी व्यक्ति की आत्मा को पहुंचाई गई क्षति को ठीक कर सकती है, उन्हें खोजना बेहद मुश्किल है। मिस्टर संदीप और मिस्टर श्रीजेश भी कोई मदद नहीं कर पाए। आदर्श ने नंदिनी को आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस जाने में मदद की। अगर कोई इलाज नहीं था तो उसे थोड़ा आराम करने देना जरूरी था। खिड़की के बाहर से एक मधुर धुन आ रही थी। दूर से जश्न की आतिशबाजी के साथ धुन ने नंदिनी को उसकी गहरी नींद से जगा दिया था। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि एक परिचित बिस्तर पर लेटी थी। उसमें वही गंध थी जो उसे पसंद थी। खिड़की के बाहर नीचे लोग बातें कर रहे थे। वे तलवार और धनुष के बीच द्वंद्व के बारे में जोरदार चर्चा कर रहे थे और कई बार उसका नाम दोहरा रहे थे। कुछ अन्य लड़कियां भी बातें कर रही थी और साझा करते हुए कि टूर्नामेंट में उनकी पसंदीदा प्रतिभागी वह थी। नंदिनी जानती थी कि वह लंबे समय से सोई नहीं थी। आतिशबाजी अभी भी चल रही थी, जिसका अर्थ था कि चीनी टीम को अभी भी उनकी जीत के लिए बधाई दी जा रही थी। यह एक भव्य समारोह था जिसमें हर मैजिशियन शामिल होना चाहेगा। नंदिनी को याद आया कि जब वह छोटी थी तो उसकी माँ उसे इस बारे में बताती रहती थी। महिला एक समय अपने सपने को पूरा करने से बस एक कदम दूर थी, इसलिए यह बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। तुम जाग गई हो? आदर्श एक कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में पिज्जा का एक टुकड़ा था। वह उसके मुंह के आसपास तेल में कुछ दाग देख सकती थी। तुम फंक्शन में क्यों नहीं हो? नंदिनी ने आदर्श से आश्चर्य से पूछा और उसकी ओर देखा। वह इसे कैसे छोड़ सकता था? यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। यह सिर्फ एक समारोह है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आराम करना चाहूंगा और एक इतावली पाई का आनंद लूंगा। आदर्श कुर्सी पर झुक गया और अपनी इतावली पाई पर दावत जारी रखी। तुम इसे हर दिन क्यों खा रहे हो? नंदिनी ने अपनी आंखें घुमाई। यह स्वादिष्ट है, क्या तुम्हें चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक टुकड़ा दे सकता हूँ, आदर्श ने कहा। तुम्हारी चोटें कैसी है? नंदिनी ने आदर्श को ऊपर से नीचे तक देखा। वह उलझन में थी। क्या आदर्श वास्तव में एक बैल है? कोई अन्य व्यक्ति अभी तक बिस्तर पर लेटा होता और एक साथ कई डॉक्टरों द्वारा हील किया जाता। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। भैरव जी द्वारा मुझ पर कुछ हीलिंग स्प्रे डालने के बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। आप जानते हैं, मैं अपने बिस्तर पर लेटे रहने की बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपकी जगह आपके साथ रहने का फैसला किया। यहाँ एक टुकड़ा है, आजमाएं। मेरा विश्वास करें, यह बेहद स्वादिष्ट है, आदर्श ने पेशकश की। क्या आप दस्ताने नहीं पहन सकते? हम इतने लंबे समय से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। उपद्रव क्यों? ठीक है, मैं आपके लिए एक और टुकड़ा ले लूंगी। नंदिनी को भी भूख लगी थी। उसने एक टुकड़ा खाया, लेकिन वह वास्तव में कुछ भी स्वाद नहीं ले सके। उसका ध्यान भोजन पर नहीं था। उसने इसे केवल अपना खाली पेट भरने के लिए खाया था। मुझे नहीं लगता कि मैं ग्रैंड फाइनल, अगर उसे स्टार ऑर्बिट खींचना होगा तो इसके दिमाग में सुई चुभ होने जैसा दर्द होता। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने तुम्हें अपना उपनाम नहीं बताया है। मरो हुआ का टर्मिनेटर। आई एम दी आदर्श। मिस्र की टीम शायद कुछ गंदी चालें चल रही है, लेकिन मैं उन्हें जरूर हरा दूंगा जब मुझे पता चलेगा कि यह क्या है, आदर्श ने कहा। क्या तुम भी घायल नहीं हो? क्या तुम अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हो? नंदिनी चिंतित थी। आदर्श ने मिश्रित लड़ाई में जोरों को मुश्किल से हराया था। मैं कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाऊंगा, तुम्हारे विपरीत, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है। यह भविष्य में तुम्हारी कल्टीवेशन को भी प्रभावित कर सकता है, आदर्श ने कहा। मैं हारना नहीं चाहता था। जरूर, बस बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो।
हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, अगर मैं टूर्नामेंट में फर्स्ट नहीं आया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा, आदर्श ने कहा। नंदिनी ने सिर हिलाया। यह बिना कहे कि स्पष्ट था कि नंदिनी को उम्मीद थी कि टूर्नामेंट वह लोग जीतेंगे। पहले और दूसरे स्थान के बीच का अंतर वास्तव में काफी बड़ा था। उसे विश्वास था कि अगर उनकी टीम ग्रैंड फाइनल में जीत जाती है तो उसके परिवार को शैतान नगरी के साथ मिर्जावत के संबंधों के कारण अब और कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। उसके पिता राजा ज्ञान सिंह और उसके परिवार के बाकी लोग पिछले 2 सालों से बेहद संघर्ष कर रहे थे। उनका जीवन आम लोगों से भी बदतर था। इसके बाद आपकी क्या योजना है? आदर्श ने अचानक पूछा। इसके बाद? नंदिनी चौंक गई। हाँ, वह अपना पूरा ध्यान वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में लगा रही थी। अब जबकि टूर्नामेंट खत्म होने वाला था, उसे अचानक लगा कि वह खो गई है। उसने उस दिन वेनिस के पुल पर सिंह कबीले से झगड़ा करने की कसम खाई थी, लेकिन वह कहां से शुरू करे? विशाल सिंह कबीला ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह इतनी आसानी से गिरा सकती थी। मैं अपना खुद का कबीला बनाना चाहती हूँ, नंदिनी ने कुछ हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। वह काफी समय से इसके बारे में सोच रही थी। वह इतने लंबे समय से एक कबीले में थी, इसलिए उसके लिए फिर से सब कुछ शुरू करना मुश्किल होगा। फिर भी वह एक कबीले को अपने जीवन की बागडोर सौंपने के लिए अनिच्छुक थी। ऐसे में बेहतर होगा कि वह अपना खुद का कबीला बनाए। यह कोई बुरा विचार नहीं है, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, आदर्श ने सिर हिलाया। आदर्श को अपनी स्वतंत्र और उन्मुक्त जिंदगी पसंद थी, लेकिन नंदिनी एक प्रसिद्ध कबीले से आई थी जिसके कई सारे संबंध थे। आदर्श को हमेशा लगता था कि वह यही रास्ता चुनेंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक दयालु व्यक्ति का भी अक्सर उसके आसपास के लोग फायदा उठाते हैं। एक निश्चित पृष्ठभूमि के बिना किसी व्यक्ति के करीबी लोग भी इस झंझट में घसीटे जा सकते हैं, खासकर जब शिवांगी और रुद्री जैसे अनगिनत नीच लोग आसपास हो। इसके अलावा नंदिनी पूरे सिंह कबीले के खिलाफ जा रही थी, उसके लिए अकेले लड़ना कठिन होगा। आदर्श को अपने और रोहन के कबीले के बीच विवाद को भी सुलझाना था। आदर्श को प्रसिद्ध परिवारों की अवधारणा पसंद नहीं थी, लेकिन नंदिनी की मदद करके वह इन कष्टप्रद समस्याओं से छुटकारा पाने से खुद को मदद पाएगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: पार्थेन मंदिर की ताकत। वह ब्लड ट्राइब से है। जनजाति का ग्रे क्षेत्रों में एक निश्चित प्रभाव है। ये व्यापारी कानूनी और विश्वसनीय है। मुझे नहीं पता कि उच्च वर्ग के लोगों के व्यवसाय, समाज या सभाएं कैसी काम करती है। समीक्षा ने मुझे कई बार बताया कि मुझे ये लोग उपयोगी लग सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें प्रबंधित करने के लिए बहुत आलसी हूं, आदर्श ने उसे बताया। समीक्षा वर्तमान में ब्लड ट्राइब के एक बुजुर्ग थी। परिवर्तन संघ को उम्मीद थी कि दादू मैजिक सिटी में ग्रे मार्केट पर नजर रख सकते हैं। ग्रे मार्केट में मुख्य रूप से सन की लोग, ब्लड ट्राइब और कुछ गुप्त संगठन शामिल थे। ब्लड ट्राइब मुख्य रूप से इसकी प्रभारी थी और शहर के कुछ जिलों पर शासन करती थी, ऐसे व्यवसाय चलाकर जो कभी कभी परिवर्तन संघ द्वारा स्थापित कानून सीमाओं को दरकिनार कर देते थे। दादू का दृष्टिकोण बेहद सरल था। उसने समीक्षा को ग्रे मार्केट को नियंत्रित करने के लिए ट्रेंड किया था, जिसमें शामिल गुटों के नेताओं को हेरफेर करके उन्हें किसी भी बुरे काम को करने से रोकते हुए उनकी सुरक्षा की गारंटी देते हुए, ताकि वे शहर में जीवित रह सके। परिवर्तन संघ और सरकार यह देखकर प्रसन्न थी कि ग्रे मार्केट नियंत्रण में थी। यहाँ तक कि पवित्र न्यायालय भी ब्लड ट्राइब जैसे अस्तित्व को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करेगा, जो ना तो राक्षस थे ना ही मानव। उन सभी को बुरे लोगों के रूप में मानना भी अनुचित था। आखिरकार बहुत से लोग थे जो समीक्षा के समान भाग्यों से पीड़ित थे। समीक्षा ने वर्तमान में मैजिक सिटी में 2 महान जिलों का संतुलन बनाए रखा। ग्रे मार्केट में शामिल लोगों पर उसका बेहद प्रभाव था। ये लोग एक नए गुट या कबीले की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आदर्श को नहीं लगता था कि वे उसके किसी काम आएंगे, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह नंदिनी को एक एहसान कर सकता है। यह देखते हुए कि वह आमतौर पर कितना आक्रामक था, यह केवल समय की बात थी कि वह एक शक्तिशाली गुट की पूंछ पर कदम रखे। इस प्रकार एक निश्चित पृष्ठभूमि के बिना वह एक कठिन जीवन जीने के लिए अभिशप्त था।
नंदिनी वापस सोने चली गई। आदर्श का कमरे में और अधिक समय तक रहना उचित नहीं था। आदर्श सिर्फ नंदिनी के साथ भविष्य पर चर्चा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह उसके करीब आ सके। उसके पास निश्चित रूप से उसके खिलाफ योजना बनाने के लिए बहुत सारे मौके थे, चाहे वो अकेली रात हो या नशे में सप्ताहांत। छोटा खरगोश अब उससे बच नहीं सकता था। आदर्श जब सड़कों पर चल रहा था तो उन्हें मिस्र की टीम की याद आ रही थी। यह केवल किस्मत नहीं थी कि मिस्र की टीम ने ग्रीक टीम और इंग्लिश टीम दोनों को हरा दिया था। उनके अनडेड एलिमेंट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जिससे उन्हें अपने लिए लड़ने के लिए ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए स्पिरिट डालने की अनुमति मिली। आदर्श थोड़ा उलझन में था। मिस्र की टीम अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? क्या उनके खिलाड़ी तब बेकार नहीं थे जब वे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर रहे थे? उनकी टीम अचानक अप्रचाय क्यों होगी? आदर्श! पास की गली से एक मधुर आवाज आई। जबकि वह अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था, वह आवाज सुनकर मुड़ा और देखा कि वहां एक काली घूंघट वाली महिला खड़ी थी। छायाएं उसके आकर्षक शरीर को छिपा रही थी। ज्यादातर लोगों को गली में सिर्फ एक धुंधली आकृति दिखाई देती है और वे यह नहीं बता पाते कि यह कोई महिला है। आदर्श ने महिला की ओर देखा और हंसते हुए कहा, एक रात के लिए कितना? सुंदर लड़की, आप कितना भुगतान करने को तैयार है? आशा रुइया ने जवाब दिया। आदर्श ने कहा, आप इतनी सुंदर है कि मैं आपके साथ सोने के लिए दिवालिया होने को तैयार हूं। घटिया! आशा रुइया ने आदर्श को घूर कर देखा। इस बार क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे हाल ही में बहुत देख रही हो। मैं मानता हूं कि मैं बेहद आकर्षक हूं, एक नशे की लत की तरह, जिसे लेने के लिए कई महिलाएं खुद को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक उम्मीदवार के रूप में तुम्हारा आत्म नियंत्रण आम महिलाओं की तुलना में बहुत बेहतर होना चाहिए। आदर्श ने जवाब दिया। मैं कल सुबह ग्रीस वापस जा रही हूँ। एक व्यक्ति मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं आपसे उसके बारे में पूछने आई हूँ। आशा रुइया ने पास में एक मंद रोशनी वाली सराय की ओर इशारा करते हुए आदर्श को बातचीत वहीं जारी रखने का संकेत किया। अभी ही जा रही हो? हमें आज रात अपने समय का भरपूर आनंद लेना चाहिए। और कुछ? क्या कह रहे थे? कुछ ईमानदारी से बातचीत। मेरा मानना है कि हमें एक दूसरे के प्रति ज्यादा ईमानदार होना चाहिए और एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कम करनी चाहिए। आशा रुइया उसके गंदे मुंह से बहस करने में बेहद आलसी थी। वह सीधे सराय में चली गई। वह जगह से परिचित लग रही थी। उसने अपने लिए फ्रूट वाइन मंगवाई, जबकि आदर्श ने स्प्राइट की बोतल मंगवाई। फिर उलझन भरे भाव से पूछा, तो तुम नंदिनी के बारे में पूछना चाहती हो? वह धनुष जिसने तुम्हें हराया था? वह धनुष जिसने मुझे हराया दिया? मैं उससे कब से हार गई? आशा रुइया ने जवाब दिया। आदर्श ने कहा, आपने हार मान ली, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं। यह कहना मुश्किल है कि आखिर कौन जीतने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे टूर्नामेंट में उस शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि मैंने अंत में हार मान ली। इसके अलावा आपको इतना भरोसा क्यों है कि मैं नंदिनी के बारे में पूछ रही हूँ? आशा रुइया ने कहा। क्या यह मामला नहीं है? आदर्श ने पूछा। आदर्श को पहले से ही जवाब पता था। जब उसने आशा रुइया के चेहरे पर भाव देखा, उसने उत्सुकता से पूछा, तो फिर तुम मुझसे किसके बारे में पूछना चाहती हो? वह महिला जो मेरी तरह ही पार्थिन मंदिर में उम्मीदवार है। आज आपके शब्दों से लगता है कि वह आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड है। आशा रुइया ने कहा। ओह, आप राधा का जिक्र कर रही हो? ओ, मैं तो भूल ही गया था, आप दोनों सहकर्मी हैं। आदर्श ने कहा। सहकर्मी? क्या आपके पास इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है? आशा रुइया ने आंखें घुमाई। तुम उसके बारे में क्या पूछ रही हो? आदर्श ने कहा। कुछ खास नहीं, बस तुमसे उसके बारे में एक सामान्य बातचीत करना चाहती हूँ। मैं वास्तव में उसके बारे में काफी उत्सुक हूँ, और तुम भी। मुझे नहीं लगा कि तुम लोग दोनों सौतेले भाई बहन हो। आशा रुइया ने कहा। उसे वास्तव में परिवार में भावी बहू के रूप में गोद लिया गया था। आशा रुइया का स्वर आदर्श को अजीब लगा। ठीक है, मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ, मैं बेहद उत्सुक हूँ। मेरे दत्तक पिता मुझे बचपन में अपने दोस्तों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। आशा रुइया ने कहा। आदर्श और भी उलझन में था, लेकिन उसे आशा रुइया को बताने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह इसमें बेहद दिलचस्पी रखती थी और ऐसा नहीं था कि यह कोई गोपनीय बात थी। इसके अलावा आशा रुइया अगर चाहे तो आसानी से
उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सकती थी। आदर्श ने इसे बस एक सामान्य बातचीत के रूप में सोचा, इसलिए उसने आशा रुईया को अमृत झील के बारे में बताना शुरू कर दिया। आशा रुईया आदर्श की बातें गंभीरता से सुन रही थी। वह काफी गंभीर लग रही थी। बहुत समय नहीं बीता था कि अचानक आशा रुईया ने टोकते हुए कहा, तुम लोग साथ नहीं रह रहे थे? हम मुश्किल से ही साथ रहते हैं। मेरे पिता और मैं दोनों ही पुरुष हैं, इसलिए हमें उसकी देखभाल करने में और सुविधा होती है। वह मेरी मौसी के घर के पास लड़कियों के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रही थी, इसलिए वह मेरी मौसी के घर पर रह रही थी। सीनियर हाई स्कूल के लिए मैं छात्रावास में रह रहा था ताकि मैं मैजिक को बेहतर तरीके से सीख सकूं। मुझे लगता है कि हम हर हफ्ते एक बार मिलते थे, आमतौर पर हर फोन पर ही बातचीत करते थे। मुझे नहीं लगता था कि तुम एक स्वनिर्मित प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। क्या तुम्हें खुद पर गर्व नहीं है, यह देखते हुए कि तुम एक छोटे से शहर से एक बड़े मंच पर कैसे आए हो जिसे पूरी दुनिया वेनिस में देख रही है? आशा रुईया ने कहा। अब आप कब से पोस्ट गेम रिपोर्टर बन गई? आदर्श अवाक रह गया। हालांकि आदर्श ने मान लिया कि आशा रुईया बस उससे बात करने के लिए कोई विषय ढूंढ रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत सी बातें बताई है, इसलिए मुझे अपने बारे में बताओ। देवी की भूमिका के लिए कुलीन, अत्यधिक सम्मानित और आकर्षक उम्मीदवार आशा रुईया। आशा रुईया आदर्श के मजाकिया लहजे से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन वह इससे ज्यादा परेशान नहीं दिखी। उसने सहजता से कहा, मेरे बारे में वास्तव में कुछ खास नहीं है। मैं बस एक अनाथ हूं जिसे एक अद्भुत व्यक्ति ने गोद लिया था। उसने मेरा नाम और मुझे महान दर्जा दिया। उनके निधन के बाद भी मैं अभी भी उस राज्य में एक राजकुमारी की तरह सम्मानित हूं जिसे उसने स्थापित किया था। और वह व्यक्ति कौन था? आदर्श ने पूछा। पवित्र व्यक्ति इंद्रास पिछले कुछ 100 वर्षों में पार्थेन मंदिर की सबसे प्रतिभाशाली महान म्यूस है। ओह, तो यह वही है। आदर्श ने नाम पहचान लिया। आदर्श ने वास्तव में इंद्रास का नाम पहले भी सुना था, लेकिन वह व्यक्ति कुछ हद तक विरोधाभासी था। दुनिया के लिए उसने जो योगदान दिया वह इतिहास में दर्ज होने के योग्य था और लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। हालांकि आदर्श ने पाया कि उसकी अधिकांश जानकारी जनता को नहीं बताई गई थी। वह यह भी नहीं जान पाया कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, जैसे कि कोई खबर पूरी तरह से सील कर दी गई हो। आदर्श ने कहा, क्या उसका नाम काफी संवेदनशील नहीं है? हाँ, उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और वह पार्थेन मंदिर के आज जिस मुकाम पर होने का मुख्य कारण है उनमें से एक है। दुर्भाग्य से वह अभी भी ईर्ष्या का मुकाबला नहीं कर सकते। आशा रुईया ने एक ही घूंट में अपनी फ्रूट वाइन्स खत्म कर दी। क्या हुआ? क्या उन्हें किसी ने फंसाया था? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। आशा रुईया ने अपना सिर हिलाया। आदर्श ने कहा, अगर यह तय नहीं था तो आप अभी भी उसके लिए शोक क्यों कर रहे हैं? अगर बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु उसकी उम्र के कारण हुई तो यह ठीक है। उसे मार दिया गया। आशा रुईया की नजर तेज हो गई। आदर्श का जबड़ा खुला रह गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। मेरा अतीत इतना आरामदायक और बात करने के लिए सुखद क्यों है और तुम्हारा इतना उदास और गंभीर क्यों है? चलो अतीत के बारे में बात नहीं करते, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। आदर्श ने निर्णायक रूप से विषय बदल दिया। उसने पवित्र संत इंद्रास के बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। तुम क्या पूछना चाहते हो? आशा रुईया ने जल्द ही अपने विचार समेट लिए। वह अतीत के दुख में डूबी नहीं थी। पार्थेन, यह कितना मजबूत है? आदर्श ने पूछा। आशा रुईया दंग रह गई। उसे आदर्श से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? आशा रुईया ने कहा। आदर्श ने कहा, मैं बस उत्सुक हूं। दुनिया में सबसे मजबूत प्रभाव वाला एक संगठन, मैं बस सोच रहा हूं कि वह कितना मजबूत हो सकता है। पार्थेन का पवित्र पर्वत 4 हॉल में विभाजित है। देवी का हॉल, शूरवीरों का हॉल, आस्था का हॉल और न्याय का हॉल। देवी का हॉल के बीच में अग्रणी है और शूरवीरों का हॉल देवी का हॉल का सशस्त्र बल है। आस्था का हॉल सभी विश्वासियों के लिए खुला है और न्याय का हॉल नियम स्थापित करने और दंड देने के लिए जिम्मेदार है। आशा रुईया बताना जारी रखती है। देवी का हॉल सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। उसके बाद शूरवीरों का हॉल और न्याय का हॉल है।
और आस्था का हॉल सबसे नीचे है। कर्मियों के रूप में नियुक्त किए गए मैजिशियन कम से कम इंटरमीडिएट मैजिशियन हैं। मैजिशियनों की संख्या आशीर्वाद लेने आए आगंतुकों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि कोई उत्सव है तो इसका पैमाना 10,000 इंटरमीडिएट मैजिशियनों की सेना के बराबर होगा। आशा रूही ने हंसते हुए कहा, इसलिए अगर हम दोनों आस्था के हॉल में हैं तो जैसे ही मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी 10,000 इंटरमीडिएट मैजिशियनों द्वारा तुम पर अटैक कर दिया जाएगा। वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। उन्हें सैनिकों की तरह वेतन नहीं दिया जाता क्योंकि यह वास्तव में उनकी मान्यताओं का हिस्सा है। इसलिए उनकी मारक क्षमता केवल बैटल मैजिशियन की एक टुकड़ी से ज्यादा मजबूत होगी। आदर्श ने अपने होठों को मरोड़ते हुए पूछा, जजमेंट हॉल के बारे में क्या ख्याल है? न्यायालयों में निर्णायक होते हैं। कुल मिलाकर उनकी संख्या 10,000 होती है और वे सभी एडवांस लेवल या उससे ऊपर के होते हैं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड, गहरे लाल रंग की मम्मियां। हॉल ऑफ नाइट्स में 365 संरक्षक शूरवीर है। जब प्रवेशाधीन सेवक सर्वेंट महान म्यूज को सहायता प्रदान करने के लिए अन्य स्थानों पर भेजा जाता है तो यह संरक्षक शूरवीर उनकी सुरक्षा के प्रभारी होते हैं। शूरवीर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन हॉल ऑफ नाइट्स में स्टैंड बॉय पर संरक्षक शूरवीरों की संख्या आमतौर पर लगभग 200 होती है। वे सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं जिन्हें विशेष रूप से चुना जाता है। एक संरक्षक शूरवीर आसानी से टॉप 8 टीमों में से किसी छात्र से मुकाबला कर सकता है, आशा रूही ने कहा। आप लोगों के पास एडवांस मैजिशियनों की संख्या काफी चौंकाने वाली है, आदर्श ने कहा। उनके देश में हर एडवांस मैजिशियन का एक उत्कृष्ट दर्शा था। अमृत शहर जैसे शहर में प्रभावी व्यक्ति केवल एक एडवांस मैजिशियन था, लेकिन पार्थिन मंदिर के एक एकल हॉल ऑफ जजमेंट में 1000 निर्णायक थे जो सभी एडवांस मैजिशियन थे। इस बीच शूरवीरों के हॉल में 365 संरक्षक शूरवीर थे और ये शूरवीर एडवांस मैजिशियनों में से चुने गए सबसे प्रतिभाशाली थे। एक पर्वत की सशस्त्र शक्ति एक देश के बराबर थी और यह बताने की आवश्यकता ही नहीं थी कि देवी का हॉल ही पार्थिन मंदिर का वास्तविक केंद्र था। आदर्श ने कहा, आखिरकार कॉलेज तो कॉलेज ही है। आपको वास्तविक दुनिया में आने के बाद ही पता चलता है कि वहां कितने एक्सपर्ट है। बेशक जब तुम खुद की तुलना पार्थिन मंदिर से करोगे तो तुम खुद को बेहद छोटा महसूस करोगे, लेकिन तुम्हें संतुष्ट भी होना चाहिए। तुम मूल रूप से दुनिया के सबसे मजबूत छात्र हो। कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, आशा रूही ने कहा। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत से लोग उसे परेशान करने के मौके का इंतजार कर रहे होते थे। इसके अलावा वह मुसीबतें खड़ी करने का भी शौकीन था। अगर वह इतना मजबूत नहीं था तो वह अपने निर्दयी दिल की जरूरतों को कैसा पूरा कर सकता था। जब आप मिस्र की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो अलर्ट रहना। उनके अनडेड एलिमेंट वास्तव में उनके नहीं है। आशा रूही ने विषय को वापस टूर्नामेंट में बदल दिया। तुम्हें क्या पता है? आदर्श ने भुएं सिकोड़ ली। मुझे लगता है कि उन्हें पिरामिड से कुछ प्राचीन मैजिक मिला होगा। ये प्राचीन मैजिक वर्जित नहीं है तो एक ऐसी शक्ति जो उनकी नहीं है। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अंततः कुछ दिनों के बाद फाइनल मैच एक द्वीप पर हुआ। वेनिस ने जानबूझकर इस महत्वपूर्ण मैच को समुद्र से घिरे एक द्वीप पर आयोजित करने का प्रबंध किया। दूर से देखने पर यह द्वीप पानी के बीच में तैरती हुई मंच जैसा लग रहा था, जिसके चारों ओर समुद्री नीले पारदर्शी अवरोध थे। इस बार दर्शक नावों पर सवार थे। मंच के चारों तरफ 4 आलीशान क्रूज जहाज खड़े थे। लोग जहाज पर लगे बैरियर के पार आसानी से मैच देख सकते थे। वेनिस में आसमान में आतिशबाजियां की गई, जिससे समुद्र के पार एक शानदार पुल बन गया जो उस मंच तक पहुंच गया जहां मैच हो रहा था। मिस्र की टीम पहले से ही मंच पर खड़ी थी। अचानक से सुर्खियों में आई इस टीम ने भीड़ के बीच अनडेड एलिमेंट के बारे में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी थी। अनडेड एलिमेंट एक बेहद दुर्लभ एलिमेंट था जो मैजिशियनों को
ज़ॉम्बीज को नियंत्रित करने और मृत प्राणियों को अपग्रेड करने की क्षमता प्रदान करता था। अनडेड एलिमेंट अपने आविष्कार के बाद से ही विवादास्पद रहा है और वास्तव में इतिहास में लंबे समय तक पवित्र न्यायालयों द्वारा निषिद्ध था। वर्तमान में वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में अनडेड एलिमेंट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह अनडेड एलिमेंट को एक नए ट्रेड में भी बदल सकता है। मजेदार बात यह है कि चीन और मिस्र दोनों ही ऐसे स्थान हैं जहां दो ज़ॉम्बी साम्राज्य स्थित है। आपदा के दौरान लाखों ज़ॉम्बीज लोगों ने प्राचीन राजधानी पर अटैक किया। इसने एक ऐसे शहर को लगभग मिटा दिया जो लंबे समय से अस्तित्व में था। इस बीच मिस्र में पिरामिड भी सबसे अनुकूल स्थान नहीं है। वे ज्वालामुखी की तरह है जो किसी भी क्षण फट सकते हैं, जिससे आसपास के शहरों में अकल्पनीय आपदा आ सकती है। किसी ने चर्चा की, आप इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राचीन राजधानी हजारों सालों से ज़ॉम्बी से परेशान है, जबकि मिस्र पर कभी फिरौन का शासन था। भले ही चीनी लोग अनडेड एलिमेंट को सीखने के लिए वास्तव में उत्सुक नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि मिस्र अनडेड एलिमेंटों को विकसित करके और दुनिया भर में इसका प्रचार करने की योजना बना रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा। मिस्र और चीन दोनों के पास दुनिया के सबसे बड़े ज़ॉम्बीज साम्राज्य थे। किसी ने नहीं सोचा था कि दोनों देश वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे। तो यह कोई भी पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ कि मिस्रवासी अपने अनडेड एलिमेंट को अनंत काल तक कैसे बुला सकते हैं, जियांग ने पूछा। चलो बस उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। यह बहुत ही घटिया मुद्दे हैं। उनकी गंदी चालें हमारे खिलाफ काम नहीं करने वाली है। अनिकेत मिस्र की टीम के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचता था। मिस्र के खिलाफ मैच में शुरुआती सदस्य आदर्श, जियांग, समायरा, अनिकेत और आहम थे। चीनी टीम ने कुछ समय पहले ही मिश्रित मुकाबला लड़ा था। इसमें उनके अधिकांश सदस्य गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। मेघना, वेद, नंदिनी, शिवांगी और अन्य अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और संभवतः वे मैच में भाग नहीं लेने वाले थे। इस बीच मिस्र की टीम पूरी तरह से आराम कर चुकी थी। सैम, क्या आपका थर्ड एलिमेंट आइस है? आदर्श ने पूछा। हाँ, समायरा ने सिर हिलाया। समायरा के एलिमेंट नंदिनी के समान थे। उसका फर्स्ट एलिमेंट प्लांट, सेकंड एलिमेंट विंड और थर्ड एलिमेंट आइस था। ताकत के मामले में समायरा जितेंद्र के बराबर थे और उसके एलिमेंट अनडेड एलिमेंट के खिलाफ काफी प्रभावी थे। काश नंदिनी यहां होती। अनडेड आइस के सामने बेहद कमजोर होते हैं, जियांग ने कहा। यह सच है, अगर वह यहां होती तो कमजोर अनडेड उसके बर्फीले क्षेत्र के खिलाफ मूलतः बेकार होते। टीम ने पिरामिड की मृग तृष्णा के दौरान मिस्र में ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय नंदिनी ने अपने आइस डोमेन से ज़ॉम्बीज की सेना को जमा दिया था, जिससे मित्र राष्ट्रों पर बहुत अधिक दबाव कम हो गया था। मेरा आइस एलिमेंट नंदिनी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे छोटे अनडेड ज़ॉम्बीज को जमा देने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं अपने प्लांट एलिमेंट का इस्तेमाल भी करूं तो यह बेहद प्रभावी होगा, समायरा ने कहा। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं, आदर्श ने कहा। आइस एलिमेंट ज़ॉम्बीज के खिलाफ सबसे प्रभावी था, उसके बाद प्लांट एलिमेंट था। समायरा का फर्स्ट एलिमेंट प्लांट था और थर्ड एलिमेंट आइस था। फिर भी उसका सेकंड एलिमेंट विंड था। आइस एलिमेंट के साथ यह मिलकर अच्छा काम करता था। वह स्पष्ट रूप से ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही थी। सिंह कबीला चीन के टॉप 4 प्रसिद्ध कबीलों में से एक था। यह जानने के बाद कि समायरा ने ग्रैंड फाइनल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है, कबीले ने उस पर एक भाग्य निवेश किया, इस उम्मीद में कि वह मैच में अपने कबीले के लिए कुछ प्रतिष्ठा अर्जित कर सकती है। समायरा का कबीला भी बेहद प्रेरित था और समायरा भी। सलाहकारों को उस पर बहुत उम्मीदें थी क्योंकि टीम मिस्र की टीम और उनके ज़ॉम्बीज के खिलाफ थी। उन्हें खत्म करने के लिए मरे क्रिस्टल को नष्ट करना याद करें। अलग अलग ज़ॉम्बीज के लिए क्रिस्टल अलग अलग जगहों पर स्थित होंगे, इसलिए अपनी सुरक्षा कम न करें, आदर्श ने उन्हें याद दिलाया।
आदर्श ने पहले भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मारा था। ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ उनकी सफलता उल्लेखनीय थी। उनका मानना था कि दो शक्तिशाली टीम के खिलाफ हार गए क्योंकि वे ज़ॉम्बीज़ से परिचित नहीं थे। टीम ने मिस सिर हिलाया और आदर्श के निर्देशों का पालन किया। प्रतिभागियों, अपनी स्थिति में रहो, मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया। उल्टी गिनती शुरू होते ही हर प्रतिभागी घबरा रहा था। मैच अब शुरू होता है, मुख्य जज ने घोषणा की। मिस्र की टीम के 500 सदस्यों ने अपने स्पिलों का जाप शुरू कर दिया, जबकि मुख्य जज की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। ग्रे स्टार ऑर्बिट ने उनका चक्कर लगाया और तेजी से जमीन पर लालिमा के साथ ग्रे पैटर्न में मिल गए। ये पैटर्न स्टार पैटर्न से अलग थे। वे एक बुरी खतरनाक चमक उत्सर्जित कर रहे थे। उठो मेरे सैनिकों, मियोस ने अपनी उंगली काटी और खून को मिट्टी पर छिड़क दिया। खून की एक बूंद ने तुरंत ही कुछ 100 मीटर के दायरे के क्षेत्र को लाल रंग में रंग दिया, मानो उस क्षेत्र पर कोई अभिशाप लगा दिया गया हो। पेड़, फूल, घास मुरझा गए, मानो उनका जीवन समाप्त हो गया हो। जमीन धीरे धीरे ढीली होने लगी और उबलते पानी की तरह कंपन करने लगी। जमीन के नीचे से भयानक चीखें आती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे खून से सने काले कफन में लिपटे ज़ॉम्बीज़ जमीन से रेंग रहे हो। वे जानलेवा ऑरा बिखेर रहे थे, जबकि उनकी आंखें हरे रंग की रोशनी में चमक रही थी। मंच पर मौजूद हर जीवित प्राणी को क्रूरता से घूर रही थी। लाल कफन में लिपटे लगभग 30 ज़ॉम्बीज़ दिखाई दिए। मिस्र की टीम में 5 सदस्य थे और जब पूरी टीम ज़ॉम्बीज़ को बुला रही थी तो वे आसानी से 100 ज़ॉम्बीज़ को बुला सकते थे। मृत्यु का एक प्रबल ऑरा तुरंत पूरी द्वीप में फैल गया, जो शुरू में एक सुखद वातावरण था। ये गहरे लाल रंग की मम्मियां हैं, आदर्श ने कहा। अशरूया के साथ बातचीत के दौरान महिला उनके बीच के संघर्ष को भूलने और मिस्र की टीम के मृतकों के बारे में जो जानकारी उसने एकत्र की थी उसे आदर्श के साथ साझा करने को तैयार थी। गहरे लाल रंग की मम्मी सबसे ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज़ थे जिन्हें मिस्र की टीम बुला सकती थी और उनसे निपटना भी मुश्किल था। ये ज़ॉम्बीज़ बस आते ही रहते थे क्योंकि जमीन पर गिरने वाली खून की एक बूंद भी उनमें से लगभग 30 को बुलाने के लिए पर्याप्त थी। गहरे लाल रंग की मम्मी मिस्र की टीम की रणनीति का सार थी और अगर वे इससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं खोज पाते तो वे अंततः ज़ॉम्बीज़ द्वारा खत्म कर दिए जाते, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लिश टीम और ग्रीक टीम के साथ हुआ था। डार्क रेड मम्मियों के मरे हुए क्रिस्टल उनके सिर के पीछे स्थित है। अनिकेत, आपको बस उनके कमजोर बिंदु पर निशाना लगाने की जरूरत है, आदर्श ने कहा। मैं कोशिश करूंगा। अनिकेत तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही एक गहरे लाल रंग की मम्मी के पीछे दिखाई दिया। मम्मी की प्रतिक्रिया की गति काफी धीमी थी। जब तक वह मुड़ी, अनिकेत के पंजे वाला गॉन्टलेट उसके सिर के पिछले हिस्से में घुस चुका था। कट से कोई खून या दिमाग नहीं निकल रहा था। गहरे लाल रंग की मम्मी धीरे धीरे जमीन पर गिर गई और पिघल गई। पीछे कुछ भी नहीं बचा। यह वास्तव में उनके सिर के पीछे है, ऊपर से लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन उनकी खोपड़ी बहुत कठोर है। अगर मेरे पंजे वाला गॉन्टलेट ना होता तो मैं इसे नहीं मार पाता। अनिकेत ने एक मम्मी को मारने के बाद तुरंत टीम के साथ फिर इकट्ठा हो गया। वह बहुत सावधानी से काम कर रहा था। वे आ रहे हैं, समायरा चिल्लाई। अपनी स्थिति पर डटे रहो, उन्हें हमें अलग ना करने दे। पहले उन्हें कुछ पहाड़ पर करने होंगे। आहन ने अपने हाथ जमीन पर पटक दिए। कुछ तहे तेजी से उभर उठने लगी, जिससे कुछ टूटी हुई जमीन बन गई। बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज़ लोगों को इससे बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। शाम तक 3 एपिसोड्स और अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।